ससुराल में पति, सास और ससुर जी के बाद मुझे चौथे सबसे प्रिय अपनी छत पर दाना चुगने आने वाले मुक्त मेहमान तोते और गरैया थे। उसके बाद 5वें नंबर पर यह नीम का पौधा था। यह मेरा इकलौता पुरुष मित्र है। इस पौधे को मैंने नीम के बीज से अपने गमले में तैयार किया था। मैं प्रतिदिन इसे अपना स्पर्श और पानी देती हूँ। इसकी सुख सुविधा का ख्याल रखती हूँ। 6 माह पहले हमारी शादी हुई थी। यह समय हमने रूठने मनाने में बर्बाद कर दिया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 माह से अपने पति योगेश से एक क्षण के लिए नहीं मिली थी। कोरोना के मरीजों की देखभाल में व्यस्त थे। आज मुझे अपना अकेलापन बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपने विरह पीड़ा सह नहीं पा रही थी। अपने अकेलेपन से उब कर ही मैंने नीम के इस पौधे से दोस्ती की थी। यह पौधा मुझे प्रतिदिन ताज़ा, मुलायम और हरी पत्तियां देता है। उन्हें चबाकर मैं अपने शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालकर तरोताज़ा महसूस करती हूँ। नीम एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब यह बड़ा हो रहा है। कुछ दिनों में यह गमला और घर उसके लिए छोटा पड़ने लगेगा। शादी के लिए तुरंत बाद पहले भी मैंने एक नीम का एक पौधा तैयार किया है। मेरे पति ने मुझसे मांग कर मेडिकल कॉलेज में अपने ऑफिस के प्रांगण में लगा दिया था। कुछ दिनों तक उसके हालचाल मुझे देते रहे, पर अब उस नीम के पौधे से मेरा कोई संपर्क नहीं है। इस बार अपने वृक्ष मित्र को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। पुरुष अपनी पत्नी के पुरुष मित्रों के प्रति कुछ ज्यादा शंकालु होते हैं। मेरे इकलौते पुरुष मित्र को मुझसे अलग करने का कारण मुझे अपने पति योगेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यदि वे अभी मेरे निकट होते तो मुझे उनको अभी के अभी कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक देना था और फिर उनसे बदला लेना था। आगे की घटना के बारे में कल्पना करते हुए मेरा चेहरा रोमांच से लाल पड़ गया। अगली सुबह अपने वृक्ष मित्र नीम के पौधे की अतिरिक्त टहनियों को मैंने काट दिया और उसको बोनसाई बनाना शुरू कर दिया। इस बार मैं नीम के पौधे को बड़ा होने से रोकूंगी। अपनी हैसियत और आकार के बराबर रहने दूंगी। दोस्ती के लिए समानता बहुत आवश्यक है। मेरे पति योगेश झांसी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड के इंचार्ज थे। ड्यूटी खत्म होने पर भी उन्हें होटल के कमरे में क्वारंटाइन रहना पड़ा था। मैं बेसब्री से उनकी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे होटल के कमरे में आते थे, हमारी वीडियो चैट शुरू हो जाती। मेरी कोशिश होती थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी सेक्सुअल लीज कर दूं। मुझे डर था कि कहीं मेरे अनुपस्थिति के कारण वे किसी खूबसूरत नर्स के प्रेम जाल में ना पड़ जाएं। मेरी एक सहेली ने लंबे समय के लिए पति से दूर अपने मायके आते समय पति को व्यस्त रखने के लिए फ्लैश लाइट वाइब्रेटर गिफ्ट किया था। मैंने भी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन आने में अभी देर लग रही थी। आज सुबह मुझे नीम की पत्तियों को मुंह में रखते ही थूक देना पड़ा। आज नीम की पत्तियों का स्वाद कुछ ज्यादा कड़वा प्रतीत हो रहा था। जब मैंने यह बात योगेश को बताई तो उन्होंने इसे मेरा वहम बताया। उनका कहना था कि एक पौधा कैसे इतनी जल्दी पत्तियों का स्वाद परिवर्तित कर सकता है। हमारे शहर में भयावह तरीके से कोरोना फैला हुआ था। किसी न किसी कारण योगेश की रोज अखबार में फोटो के साथ तारीफ छपती थी। ससुर जी तुरंत उस अखबार को मेरे पास भेज देते। शाम होने पर उनकी तस्वीर को काटकर मैं 2 बार चूमती हूँ, फिर उसे अपने ब्लाउज में रख लेती। आज योगेश को कोरोना वार्ड में इलाज करते हुए 50 दिन हो चुके थे। पूरा स्टाफ 15 दिन काम करके बदल हो जाता था, पर योगेश ने छुट्टी लेने से साफ इनकार कर दिया था। सिद्धांतवादी जो ठहरे, मानो इनके बिना कोरोना के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा। हमारे जिले की कोरोना प्रभावितों की मृत्यु दर पूरे प्रदेश में सबसे कम थी। इस बात से खुश होकर मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी प्रशंसा की थी। अखबार में उनका फोटो छपा था। उन्होंने वही नेवी ब्लू शर्ट पहनी थी जो मैंने हनीमून पर उन्हें नैनीताल के माल रोड पर अपनी विदाई के पैसों से खरीद कर दी थी। मैं खुशी से फूले ना समा रही थी।
नहाते हुए मुझे अपने हनीमून के मजे याद आ गए। मेरी माँ कहा करती है कि हमें पूर्णतः नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, जल देवता का अपमान होता है। शादी से पहले मैं गाउन पहन कर ही नहाती थी, लेकिन शादी के बाद हनीमून पर योगेश ने मेरी यह प्रतिज्ञा तोड़वा दी। कड़क कड़ाती सर्दी में हम लोग बहुत ही बेशर्मी से 1 घंटा बाद टब में नहाए थे। साबुन की धार वक्ष पर गोल गोल घूमकर नीचे बढ़ते हुए नाभि को भरने लगी। 10 सेकंड तक नाभि को भरने के पश्चात जांघों की ओर बहने लगी। योगेश जी कहते हैं कि मेरी बैली बटन मेरे शरीर का सबसे आकर्षक हिस्सा है। बाहर मुख्य दरवाजे पर ससुर जी राहुल से बात कर रहे थे। ससुर जी कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर पद से रिटायर्ड हुए थे। उनका एक पुराना छात्र राहुल इन दिनों हमारी ज़रूरत का सामान बाजार से खरीद कर हमें दे जाता था। राहुल और उसके दोस्त लोगों की सहायता के लिए यह काम स्वेच्छा से कर रहे थे। आज राहुल ससुर जी से किसी परिचित के लिए मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर के लिए सिफारिश करने के लिए कह रहा था। ससुर जी ने उसे प्यार से समझाया, लोगों को ज़रूरत के हिसाब से उनकी स्थिति और बचने की उम्मीद को देकर वेंटिलेटर दिया जा रहा है। फिर भी तुम्हारी बात मैं योगेश तक पहुंचा दूंगा। ससुर जी और मुझे राहुल की यह सिफारिश के लिए कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। योगेश तो सोर्स सिफारिश की बात सुनते ही उसी प्रकार भड़क जाती हैं, जैसे सांड लाल कपड़े को देख भड़कता है। सांड की बात से ध्यान आया कि योगेश भी कई दिनों बाद मिले तो सांड की तरह हो जाते थे। यह सोचते हुए मेरे गाल शर्म से लाल पड़ गए। आज मैंने नीम की पत्तियों के और अधिक कड़वा हो जाने की बात अपनी सासू माँ को बताई। माँ मुझे योगेश की तुलना में ज्यादा अच्छे से जानती है। योगेश के साथ मुझे वक्त मैं या तो सिर्फ सोई थी या रोमांटिक बातें होती थी। हम एक दूसरे के लिए चांद सितारे तोड़ लाने के झूठे वादे करने के में समय बर्बाद करते थे। वे सासू माँ थी जिनके साथ लोकाचार या व्यवहारिक बातें होती थी। लॉकडाउन ने सासू माँ को मेरा और अच्छा दोस्त बना दिया था। हम एक दूसरे को भली भांति जानते थे। माँ जानती थी कि ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मेरे अवलोकन गलत होते हैं। वे हमेशा मेरे पक्ष में बोलती थी, यहाँ तक कि उसके लिए वे अपने डॉक्टर बेटे को भी डांट देती थी। योगेश का ध्यान आते ही एक बार फिर मेरे जिस्म में करंट फैल गया। बुरा सा मुंह बनाकर मैं मन ही मन बड़बड़ाई के अपनी पत्नी का फिक्र नहीं है उन्हें, आने दो अच्छा मजा चकाऊंगी। यह योजना बनाते हुए मुझे गुदगुदी होने लगी। एक बार माँ ने कह दिया, यह नीम का पौधा तुझसे नाराज है, तुझे उसे गमले या अपने छोटे से घर में कैद रखने की योजना नहीं बनानी चाहिए। उनका कहना था कि नीम को भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने देना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, दूर से दोस्ती रखो इस विशाल वृक्ष से, इसकी सुंदरता इसकी विशालता में है। आज 65वां दिन था। भोजन के अतिरिक्त टीवी देखने के लिए मैं बैठक में सास ससुर के पास कुछ वक्त गुजारती थी। ससुर जी आज के समाचार को लेकर पत्रकार के साथ साथ योगेश पर भी बहुत नाराज थे कि ऐसी समाज सेवा किस काम की। किस पत्रकार ने योगेश पर आरोप लगाया था कि रेमडेसिविर, प्लाज्मा फेवी फ्लू और वेंटिलेटर में गोलमाल हो रहा है, ऑक्सीजन खरीदने पर घपला हो रहा है। आज ससुर जी ने बहुत ही गंभीर होकर मुझसे कहा, पूर्णिमा तुम योगेश से छुट्टी लेने को क्यों नहीं कहती। ससुर जी ने बताया, तुम्हारी सासू माँ शादी के बाद मुझे विश्वविद्यालय के 30 दिन के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और 15 दिन के रिफ्रेश कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करने देती थी। और एक तुम हो, योगेश 70 दिनों से बाहर है, फिर भी तुम वापस नहीं बुला पाई। मैंने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मैं माँ की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, वे मेरे बस में नहीं है। मेरे जवाब पर सभी हंसने लगे। हम सभी जानते हैं कि इसका कारण मेरे रूप यौवन की कमी नहीं है। योगेश को पकड़कर घर खींच लाने की पापा जी की बात ने मुझे बहुत ही रोमांचित कर दिया। मैं स्वयं को इंग्लिश मूवी की लड़कियों की तरह अनुभव करने लगी, जो काले चमड़े की चोली और हाफ पैंट में एक हंटर लिए रहती हैं, गोल टोपी पहनती हैं,
उनके पुरुषों के गले में गुलामी का पट्टा होता है। वे पुरुष उनके सेक्स लैम होते हैं। उन पुरुषों का कार्य सिर्फ अपनी मालकिन को खुश रखना है। आजकल में योगेश आ जाएंगे, यह सोचकर आज मैंने वैक्सिंग का प्लान बनाया था। दोपहर का भोजन जल्दी निपटाकर शक्कर, शहद, नींबू के रस और रोजिन को धीमी आंच में पकाकर मैं कमरे में आ गई। हाथ पैरों के बाल में वैक्सिंग से हटाती हूँ और कोंक तथा अन्य कोमल जगहों के बाल रेजर से हटा देती हूँ। यदि योगेश होते तो वे अपने ट्रिमर से उन्हें कम कर देते। ट्रिमर का कंपन मुझे उत्तेजित कर देता और हम वैक्सिंग छोड़ प्यार करने लगते। ऐसा दसियों बार हो चुका होगा। सासू माँ नीम के पौधे को बोनसाई बनाने की मेरी योजना के सख्त खिलाफ थी। शाम को सासू माँ के बालों में नारियल के तेल की मालिश करते समय उन्होंने मुझे फिर से समझाया कि विशाल वृक्ष के विकास को बाधित करने से मुझे प्रकृति का श्राप मिलेगा। उनकी बात से मैं जरा भी सहमत नहीं थी। मैंने उपेक्षा में सिर हिलाया तो माँ होने के नाते तुरंत उन्होंने इस बात को समझ लिया होगा। रात को बेल बूटे लगी मुझे बेहद वल्गर नाइटी में मैंने योगेश से वीडियो कॉल चालू की। मैं योगेश को अपने चमत्कार नितंब रेजर फेरी हुई घाटी और फीते से बंधे हुए उभारों के दर्शन करा रही थी कि माँ अचानक से कमरे में आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से तौलिए से अपने को ढकते हुए कॉल बंद कर दी। माँ ने बहुत ही प्यार से मुझे सहलाते हुए कहा, रागिनी, एक तरफ तुम छत पर पक्षियों को दाना पानी रख कर इतना नेक काम करती हो, तो दूसरी तरफ एक विशाल वृक्ष को अपनी गुलाम बनाकर क्यों रखना चाहती हो। जाते जाते मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे डांटा, योगेश से बात करते वक्त दरवाजा बंद रखा करो। पति पत्नी की बातें चार दीवारी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लॉकडाउन को आज 3 महीने हो चुके थे। मेरे जिस्म का एक एक भाग योगेश के स्पर्श को तरस रहा था। अपनी उंगलियों और कृत्रिम उपकरणों के झूठे स्पर्श में अब मन नहीं लगता था। शादी के बाद हमने अब तक गर्भ निरोधक उपाय किया था। सुहाग रात के दिन योगेश खूब भूखे प्यासे की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। आज के आधुनिक युग में लड़के लड़कियां स्कूल छोड़ने तक अपने कोरमाए को सुरक्षित नहीं रख पाते, लेकिन हम दोनों अपवाद थे। हम अपना कोरमाए अपने जीवन साथी के लिए बचाकर रखे थे और अब अपनी सारी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। आज मुझे हमारी परिवार नियोजन योजना का पछतावा हो रहा था। कोरोना का इलाज करते हुए योगेश को यदि कुछ हो गया तो क्या होगा। इस लॉकडाउन से पहले काश मैंने गर्भ धारण कर लिया होता। इन बातों को सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उस शाम योगेश ने मेरे संशय को भांपकर मुझे आश्वासन दिया, मैं अपने शुक्राणुओं को कल ही सीमन बैंक में सुरक्षित करवा दूंगा। मम्मी पापा के आशीर्वाद के कारण मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम निश्चित रहो, तुम्हारा प्यार मुझे यमराज के दरबार से वापस खींच लाएगा। हम पूरी सावधानी रखते हैं, पूरा समय पीपीई किट पहने होते हैं, समय समय पर सैनिटाइज करते हैं, भाप लेते हैं। आज के समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर योगेश ने समस्त मेडिकल स्टाफ के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 15 दिन का ब्रेक लेने से लगातार इंतजार कर रहे हैं। लगातार इलाज करते हुए आज उनका 100वां दिन है। मुझे योगेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन जनाब को हीरो बनने का चस्का लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने इन हीरो के लिए अपनी जान दूं या इनकी जान ले लूं। योगेश यदि मेरे पास होते तो मैं उनके गालों को प्यार से ही सही पर काट लेती। आज मैंने अपने बाल धोए थे। सास ससुर को पनीर के पकोड़े और चाय बनाने के बाद नाइट गाउन में छत पर टहल रही थी। माटी की महक के साथ ठंडी हवा चल रही थी। लगता था आसपास कहीं मॉनसून पूर्व बारिश हुई है। हवा का झोंका गांव को उड़ाता हुआ एक तरफ ले गया। हवा के तेज झोंके मेरे कांख, वक्ष, कलाई, पेट, कुल्हों, कटी प्रदेश, जांघों और पिंडलियों को इस प्रकार सहला रहे थे जैसे योगेश की हथेली मुझे स्पर्श कर रही हो। हवा के एक बेहद तेज झोंके ने मुझे अनावृत कर दिया। मैं लगभग अर्धनग्न हो घूमते घूमते मैं अपने पुरुष मित्र नीमक के
पौधे के पास आ गई। आज मुझे यह मुस्कुराता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे लगता है कि इसे साथ रखने की मेरी योजना के चलते अब यह मुझसे खुश है। अफसोस है कि लॉकडाउन खुलते ही इस नीम के पौधे को भी मुझे योगेश के साथ भेज देना होगा। हमारे घर में माँ के आदेश का आंख बंद कर पालन जो किया जाता है। मैंने निश्चय किया कि योगेश के वापस आने के बाद एक बार फिर माँ को समझाने की कोशिश करूंगी कि पत्तियों की यह बढ़ी हुई कड़वाहट उसकी खुशी का प्रतीक है। नीम की पहचान उसकी कड़वाहट होती है, ना कि मिठास। यह नीम के पौधे के द्वारा अधिक लोमिनॉइड बनाने का कारण हुआ होगा। नीम अपने लोमिनॉइड रसायन के कारण ही इतना उपयोगी है। नीम लोमिनॉइड के कारण एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे यह हानिकारक पदार्थों से मानव शरीर को मुक्त करता है। मेरी इन तर्कपूर्ण बातों को जानकर शायद सासू माँ नीम का पौधा घर पर रखने को मान जाएं। यह सोचते हुए मैंने अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया और कैलेंडर पर 105वें दिन को चिन्हित कर दिया। 108वां दिन आज कुरियर से मेरा खिलौना, जिस स्पॉट रेबिट वाइब्रेटिंग डेल्डो आया था, पैकेट से निकालकर बेसब्री से योगेश को वीडियो कॉल का इंतजार करने लगी। आज 111वां दिन। हमारे घर उत्सव जैसा माहौल था। मैं, माँ और पापा जी घर के कोने कोने को साफ कर रहे थे। शहर में कोरोना के गंभीर मरीज अब कम होने लगे थे। आईसीयू की वेटिंग खत्म हो गई थी। दोपहर में फोन आया था कि योगेश जी 2-4 दिनों में लौट रहे हैं। मैंने मन ही मन संकल्प किया, योगेश के घर लौटने के बाद 1 हफ्ते तक मैं अपने शरीर छूने नहीं दूंगी। हालांकि उनका पूरा ख्याल रखूंगी, उनके पैर दबाऊंगी, उनके सिर की मालिश करूंगी, उनकी हर फरमाइश पूरी करूंगी, लेकिन सेक्स नहीं करने दूंगी। जब वे अपनी गलती 10 बार मानेंगे, 10 बार मुझे मनाएंगे, तो ही उन्हें अपने कपड़े उतारने दूंगी। शाम को फोन आया, योगेश जी घर आने के बाद 5 दिनों तक घर के पीछे नौकर के लिए बने हुए कमरे में रहेंगे। उनसे शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। 5 दिन कोई भी उनके पास नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में कोरोना भले कम हुआ है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। 125वें दिन योगेश से मेरा मिलन ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार मैंने चाहा था। नीम का पेड़ थोड़ा जेलसी में मुरझा लग रहा था। कोविड में जो बीमार हुए उन्होंने तो बहुत सहा, पर जिन्होंने अस्पतालों में उनकी देखभाल की उनके बारे में उनकी मेरी जैसी युवा नई नवेली पत्नियां ही जानती हैं।